हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग पॉलिटी का बीपीएससी में अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं घटना चक्र की हेल्प से सॉल्यूशन करेंगे, डिस्कस करेंगे। आइए इस सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। लिखा है भारतीय व्यवस्था एवं शासन, यानी कि पॉलिटी की बात कर रहा है। इसमें से किन किन चैप्टर को हमको देखना है, उन चैप्टरों को हम डिस्कस कर देते हैं। जैसे भारत का संवैधानिक विकास। दूसरा चैप्टर है संविधान सभा एवं संविधान का निर्माण। संविधान सभा कैसे बनी और संविधान का निर्माण। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है संविधान सभा की प्रमुख समितियां। संविधान सभा जो बनी थी उसकी कुल कितनी समितियां बनी थी उसके बारे में पॉलिटी में पढ़ना है। फिर संविधान के स्रोत, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ब्रिटेन से कौन कौन सा हिस्सा लिया गया, कौन सा अनुच्छेद को लिया गया, क्या विशेषताएं इंग्लैंड से ली गई, क्या ऑस्ट्रेलिया से ली गई, दक्षिण अफ्रीका से कितने लिए गए, बाह्य स्रोत क्या है, इंटरनल स्रोत क्या है, 1935 का फोटोकॉपी किया गया कि नहीं किया गया है, ये संविधान के स्रोत में हम लोग पढ़ेंगे। संविधान के अनुच्छेद पहले बीपीएससी में 1 से लेकर 100 तक अनुच्छेद इम्पोर्टेंट होता था। संविधान में हम आपको बता दें अभी 395 अनुच्छेद हैं, और जोड़ जाड़ करके उसका अगर 300 का क, 86 का अगर सपोज करें, हम लोग जानते हैं ना कि 4 का क, ऐसे इस तरह से जोड़ेंगे 1 2 3 को, तो टोटल 400, और 400 से ऊपर 495 भी हो सकता है। 400 से ज़्यादा बीपीएससी बोलती है कि 400 से ज़्यादा संविधान के अनुच्छेद है। लेकिन ओरिजिनल जो है उसमें छेड़छाड़, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर पर संविधान में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, उसके मूलभूत आकार में ये संविधान का संशोधन ही बताता है। तो अभी 395 एग्जैक्ट हैं, लेकिन सारे जोड़ेंगे तो 400 से अधिक होंगे। नेक्स्ट को टॉपिक है 6th में अनुसूचियाँ। तो हम आपको बता दें भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूची है टोटल। ये इसमें चेंजेस नहीं हुए हैं। पहले मूल संविधान में कुछ और थे, लेकिन अभी 12 हो गए। नेक्स्ट है भारत के संविधान के प्रमुख भाग। ये कुल आपको बता दें भारत के संविधान में कुल 22 भाग हैं। कुल कितने भाग हैं? 22 भाग है। अब ये उद्देशिका से बीपीएससी को बहुत लगाव है, उद्देशिका से क्वेश्चन पूछता है। तो 8th चैप्टर बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। शासन प्रणाली, फिर राष्ट्रीय प्रतीक, फिर राज्य और इसका संघ क्षेत्र, और नागरिकता से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि पॉलिटी में तो वही पढ़ेंगे नागरिकता कौन है, उसका मूल अधिकार क्या होता है, उसका राज्य डीपीएसपी क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, 5th में मूल कर्तव्य यानी ड्यूटीज़ क्या होगा नागरिकता का। अब 16th में बीपीएससी क्वेश्चन इसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में पूछता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, सीएजी और वरीयता क्रम, ये सारे टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं बीपीएससी के लिए। और कुछ टॉपिक को देखें, जैसे संसद बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद में घटना चक्र ने क्या किया, संसद को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो संसद में बहुत सारे काम है, संसद का गठन है, और सारे जितने भी कामों के बारे में, मंत्री के बारे में, कैसे उसका सिलेक्शन होगा, नियुक्ति होगा कि मनोनयन होगा, तो इन्होंने 4 पार्ट में थे। लेकिन ये पूरा टोटल एक ही है। पूरा टोटल क्या हो जाएगा? एक ही है। फिर संसदीय समितियां, कुछ समितियां हैं जैसे प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट समिति, तो ये सारे कुछ समितियों के बारे में हम लोग देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ये भी बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, उसका मैक्सिमम एज कितने होने पर रिटायर हो जाएंगे? 65 या 62। तो हाई कोर्ट के जज जो होंगे वो 62 के एज में रिटायर होंगे, और सुप्रीम कोर्ट के जज 65 एज में रिटायर हो जाएंगे। राज्यपाल, अगर बिहार लेवल का कोई एग्ज़ाम है और बिहार से दे रहे हैं तो राज्यपाल पूछेगा। कोई भी एमपीएससी में रहता है तो एमपीएससी का राज्य के बारे में पूछेगा, तो ये राज्य लेवल पर क्वेश्चन पूछेगा। राज्य का विधानमंडल, राज्य का हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, केंद्र और राज्य के बीच संबंध, तो ये भी बीपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछा है। इसमें बहुत सारी कमेटी बनी है। केंद्र राज्य जैसे सरकारिया समिति, केंद्र और राज्य के बीच संबंध के बीच को डील करता है। आपात इमरजेंसी से क्वेश्चन। और वित्त आयोग, ये देखिएगा, वित्त आयोग को बोलते हैं फाइनेंस कमीशन। बीपीएससी क्वेश्चन पूछा आर्टिकल कितने के तहत? आर्टिकल 280 के तहत है, लास्ट में 80 है। नेक्स्ट क्वेश्चन योजना आयोग और नीति आयोग, इसके बीपीएससी एक बार पूछा था, क्योंकि ना योजना आयोग के स्थान पर के नीति आयोग लाया है। तो तब नीति आयोग बनी थी 2015 में, तो 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग के बारे में बीपीएससी क्वेश्चन पुटअप की। लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोई लोकपाल नया बनेगा किसी राज्य में तो वो बीपीएससी पुटअप कर सकती है। विशेष प्रावधान ऐसा कुछ नहीं। चुनाव आयोग, ये बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा। पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल और संविधान संशोधन, और ये जो पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल के बारे में किए, ये दोनों ज़रूरी है। और राजभाषा,
तो आप याद रखेंगे, हम फिर से बता देते हैं। राजनीतिक दल से बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है। कैसे क्वेश्चन? कोई राजनीतिक पार्टी है, उस पार्टी का महान नेता अगर लीडर डेथ हो जाता है तो उसके बारे में पूछेगा, उसका सिंबल पूछेगा उस राजनीतिक दल का, और उसका गठन कब हुआ है, वो पार्टी राज्य पार्टी का दर्जा में है कि नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी का लेवल पर है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। फिर राजभाषा एक टॉपिक बनती है, तो इससे क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिएगा स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नमेंट, इसके बारे में भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, बहुत क्वेश्चन पूछता है, विशेषकर पंचायती राज से पूछता है। वैसे गवर्नमेंट को हम लोग 3 स्तर में देखते हैं, लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय शासन, राज्य गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। तो 3 स्तर पर हम लोग स्थानीय शासन को बांटते हैं, हम लोग त्रिस्तरीय पर लेवल पर फॉलो कर रहे हैं। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और कुछ विविध बातें रहेंगी, प्रश्न रहेगा, उसको भी डिस्कस किया जाएगा। आपने देखा कुल टोटल 42 चैप्टर्स, लेकिन 42 चैप्टर्स में आपको सारे चैप्टर को नहीं देखना है। 42 को सपोज करिए हमने 40 माना, इसका अगर हाफ करेंगे तो 20, आप 20 से लेकर 25 चैप्टर को कंप्लीट करें। इससे पॉलिटी से मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आता है, मिनिमम 8-9 जो भी हो, 10 से 15 क्वेश्चन आएगा। इससे ज़्यादा यूपीएससी में भी इतना ही आता है, 10 से 15 क्वेश्चन। आप 25 से 30 चैप्टर के टॉपिक्स को ही क्लियर करें और सारा 10 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। सारे 42 चैप्टर्स को नहीं देखना है, कुछ कुछ आपको सेलेक्टिव बनना। वो कैसे पता चलेगा? जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको बार बार देखें। जैसे हमने घटना चक्र का केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, विज्ञान में बायोलॉजी, तीनों चैप्टर जो साइंस किसी बोलती है साइंस का, तो तीनों पार्ट को हमने डिस्कस कर चुका। जाके आपको देखें, जितने बार आप देखेंगे उतना आपको जो क्लियरिटी होगी, आपको क्वेश्चन के प्रति कैसे क्वेश्चन पैटर्न बनता है वो आपको क्लियर हो जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। आइए अब बीपीएससी के घटना चक्र के क्वेश्चन को देखें। तो बीपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन को बनाती है पीटी लेवल पर, प्रीलिम्स लेवल पर। तो देखें, पहला क्वेश्चन पूछता है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया। आपको बता दें संविधान 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया था। ऑप्शन ए है कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया, या इस तिथि को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हो गया इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय लिया गया, या यह एक शुभ दिन था। ऐसा कुछ नहीं है, उपयुक्त में से भी कोई नहीं होगा। तो ऑप्शन ए सही है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में, असल बात क्या है कि जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर का अधिवेशन करते हैं 1929 ईस्वी में रावी नदी के किनारे पे, और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को 1929 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर देते हैं। 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर देते हैं अपने आप। तब तक हम पर ब्रिटिश लोग अटैक कर रहे थे, मतलब उसका यहाँ पे शासन बना हुआ था। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, और 26 जनवरी, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ तब तक हम लोग 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए। लेकिन फिर 15 अगस्त तक 1947 तक हम आज़ाद हो गए, तो फिर उस देश को 15 अगस्त में बदल दिया गया, 26 जनवरी की जगह 15 अगस्त। लेकिन इसकी तो इम्पोर्टेंस बनी रही, तो क्या किया गया, इस दिन को फिर 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू कर दिया गया, क्या, संविधान का पूर्णतः। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद 22 भाग 12 अनुसूची, 371 अनुच्छेद, 71 तो आएगा नहीं, 372 72 भी नहीं आएगा, 381 ये भी नहीं आएगा। देखिएगा तो 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूची है। इसमें देता है कि भारतीय संविधान में 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, ठीक है, 22 भाग हैं, और पहले 8 अनुसूचियां थी जो अब जुड़ करके 8 से 12 हो गई हैं, जो हम आपको बता दिए। हमारे पास अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, नहीं 9 10 11 12। अनुसूची 9 भूमि से संबंधित है, पहला संशोधन करके जोड़ा गया। अनुसूची जो 10 है वो दल बदल से रिलेटेड है, पॉलिटिकल पार्टी का, एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं। अनुसूची 11 है पंचायत के बारे में, और अनुसूचित 12 जो है नागरिकता है, नगर पालिका है, नगर पालिका के बारे में, सॉरी नागरिकता नहीं होगा, नगर पालिका के बारे में होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में है 300 आर्टिकल, 395 हमने आगे पढ़ा है, तो 300 तो कैसे कम कर देंगे, 350 ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन में कहता है कि 400 से अधिक आर्टिकल्स। तो देखिए थोड़ा इस पर हम गौर कर सकते हैं, 500 आर्टिकल तो अभी नहीं पहुँचे, लेकिन 395 400 के आसपास है, ऑप्शन सी सही है। मिलान करें, देखिएगा संघीय सूची में कितना है, 497, या राज्य सूची में 97,
समवर्ती सूची में इतना, यानी सूची की लिस्ट के बारे में बताया जाता है इसमें कितनी प्रविष्टियाँ हैं। तो देखिएगा संघीय सूची में 47 थी, 97 थी, लेकिन वर्तमान में ये 98 हो गई है। राज्य सूची में, राज्य लिस्ट में इतना विषय थे, 66 विषय, लेकिन अभी घट कर के 59 हो गया। समवर्ती सूची वैसा सूची को बोलते हैं जिसमें सिर्फ राज्य और केंद्र दोनों अपना कानून बनाएगा। तो इस 52 हो गया। शिक्षा भी समवर्ती सूची का एक विषय है। राज्य सूची में केवल केवल राज्य सरकार ही अपना रूल अप्लाई करेगी, कोई कानून बना सकती है, लेकिन कोई अगर अपवाद हो जाए तो केंद्र सरकार रूल बना सकती है। संघीय सूची में सिर्फ केंद्र सरकार बनाएगी, किसी भी हालत में राज्य सरकार को एंटर करने नहीं देगा। अब देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है निम्न शब्दों पर विचार करें, समाजवादी, प्रजातंत्र, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्षता। क्वेश्चन पूछ रहा है सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए, विचार के अनुसार एक क्रम दीजिए। जब आप संविधान का आप ये पढ़ेंगे प्रस्तावना, तो उसमें लिखा था हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक और गणतंत्र लोकतांत्रिक स्थापना की करते हैं। तो देखिएगा इस टाइप में कौन कौन सा पहले आता है, तो पहले आता है क्या, सार्वभौमिक। हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, सार्वभौमिक, समाजवादी। तो देखिएगा सी के बाद ये पहले धर्मनिरपेक्ष आ रहा है, सार्वभौमिक के बाद क्या आएगा, हाँ सार्वभौमिक के बाद समाजवादी। हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व, सार्वभौमिक, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। तो इसमें पहले क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ए सही दिया है। तो देखिएगा पहले है सार्वभौमिक नंबर 1, उसके बाद है समाजवादी नंबर 2, उसके बाद है धर्मनिरपेक्षता 3 और प्रजातांत्रिक 4। तो इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। कहता है भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 46वां या 74वां। तो ये आपको पढ़ने पर पड़ेगा, क्योंकि एक चैप्टर अभी टॉपिक हमने बताया संविधान का संशोधन, यानी दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा जब आपस में मिल करके संविधान में संशोधन करती है तो वो संशोधन हो जाता है और राज्यसभा उसमें साइन कर देता है अपना। तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी एक शब्द संविधान में जोड़ा गया। तो देखिए क्या कहता है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए, साधारण, 2/3, 3/4 या 2/3 से अधिक राज्यों का देखिए कोई नया राज्य बनाएंगे तो साधारण सा बहुमत ले लेना चाहिए, लेकिन ऑप्शन ए इसका सही है। 2/3 बहुमत तब होता है जब सपोज करिए किसी हमको राष्ट्रपति को हटाना है, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना, बड़ा फैसला लेना है, तब हम लोग क्या करते हैं, 2/3 बहुमत से पारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए क्या कह रहा है, कुछ बता रहा है। नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान में आर्टिकल जो 368 अनुच्छेद है ये बताता है विशेष प्रावधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई जाती है नहीं जाती है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। संविधान के जो अनुच्छेद है 4(2) के तहत ये इस प्रकार की विधि 368 के परियोजनाओं के लिए प्रावधान का संशोधन नहीं समझती है। आर्टिकल अनुच्छेद 402 है ये राज्यों से संबंधित है, उसके निर्माण से संबंधित है, जो कहता है कि जो आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान का संशोधन हो रहा है उसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 8 नंबर पर देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिक को है परंतु गैर नागरिक को नहीं है। बताइए क्या होगा इसका। ऑप्शन ए भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा कानून के समक्ष समता, और तीसरा अल्पसंख्यकों के अधिकार, और चौथा जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो आप बताएंगे इसमें ऑप्शन क्या होगा, 1 और 3, 1 और 4, और 2 और 4 या 2 और 3। तो इसमें क्या होगा ऑप्शन। तो देखिएगा हम ये कह रहा है कि फॉरेनर को कौन सा आर्टिकल देंगे, इसमें ऑप्शन ए दिया है सही। 1 और 3 पहले देख लेते हैं, 1 और 3, 1 और 3। तो देखिएगा हम भारत को और विदेशी नागरिक को भाषण करने की स्वतंत्रता दे सकते हैं और अल्पसंख्यकों को जैसा अधिकार दे सकते हैं। अब जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण तो ये भी दे सकते हैं,
क्वेश्चन नंबर, ये तो जीवन ऐसा नहीं है कि कोई विदेशी नागरिक आ जाए तो उसको हम लोग मार सकते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि ऑप्शन में अगर हम लोग दूसरा चूज़ करते हैं तो ये ऑप्शन नहीं जाता है। 2 और 4 कानून के समक्ष समता क्या कहता है, परंतु गैर नागरिक को नहीं है। अगर गैर नागरिक को कानून के समक्ष हम भारत का नागरिक को भी ये करने कानून का मतलब उसको फैसला देने लगे तो कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। विदेशी नागरिकों के साथ कुछ अलग सा हम लोग उसका अलग से कानून हो सकता है हमारे देश में। तो ऑप्शन ए सही माना है। इसमें देखिएगा कुछ कहा जाता है, भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यह गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। यानी कि भाषण करने की स्वतंत्रता तो किसको है, भारतीय नागरिक को है। भाषण करने की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक का अधिकार ये है कानून के, लेकिन ये गैर नागरिक को नहीं है, ये गैर नागरिक को नहीं है, ये कहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहता है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत, अनुच्छेद 25 के तहत। देखिएगा अगर हम लोग फ्रीडम करते तो ऑप्शन ए सही, बी सही है, और जीवन के प्रति अगर ऐसा रहेगा तो 29 का सी सही है। वैसे इसका ऑप्शन बी सही है। अनुच्छेद 19 के तहत हम लोग राष्ट्रीय झंडा फहरा सकते हैं। 9 का ऑप्शन बी देखते हैं बुक क्या लिखता है। हाँ, 9 तक का ऑप्शन बी कहता है उच्चतम न्यायालय ने बहुत पहले राष्ट्रीय झंडा क्या करते थे, हम लोग फहरा भी सकते थे, उसके बाद में मना कर दिया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि आप फहरा सकते हैं। तो देखिएगा सुप्रीम कोर्ट कहता है निजी भवनों के राष्ट्रीय झंडे फहराना संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत नागरिक का फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान संशोधन में करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। देखिए संशोधन किया गया 1 अप्रैल 2010, 1 अगस्त 2010, 1 अक्टूबर 2010, 1 दिसंबर 2010। इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 2010 को भारतीय संविधान में संशोधन करता है। देखिएगा 86वां संविधान 1 से लेकर 86वां, तो 86 नंबर पर संशोधन करता है 2002 में, और इस शिक्षा को मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद का 21 का क में जोड़ दिया गया, जिसके अनुसार कहता है कि 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन, निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, और नेसेसरी एजुकेशन, अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। इसके तहत शिक्षा का अधिकार का जो एक्ट लाता, अधिनियम लाता 2009 में, और ये पारित होता संसद से, क्योंकि एक्ट पारित होने में हमारे यहाँ लेट होता है, तो 2010 में यह पारित हुआ। कभी पूछेगा कि एक्ट कब बना, तो एक्ट बनता है 2009 में, और एक्ट पारित कब होता है, जब पारित की बात कहेगा तो 2010। और कौन सा संशोधन, तो 86वें संविधान आर्टिकल 8 संविधान संशोधन 86वें, और आर्टिकल 21 का क में जोड़ दिया गया। कौन सा भाग, तो भाग 3 में। भाग 3 में ही मौलिक अधिकार की बात करता है 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक मौनो अधिकार भारतीय संविधान की मौलिक अधिकार भी है। मौनो अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार भी है। सूचना का अधिकार, ये देखिए सूचना का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, इसमें कुछ नहीं कह रहा है। काम का अधिकार, ऐसा कुछ नहीं, मौलिक का अधिकार नहीं दिख रहा है। मकान का अधिकार पहले था तो हम क्या कर दिया, मतलब प्रॉपर्टी का अधिकार, ये भी नहीं है। शिक्षा का अधिकार हम बोल सकते हैं हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन इन्होंने किसी ऑप्शन को टिक नहीं मारा है। शिक्षा का अधिकार आप बताइए मौलिक अधिकार है, इन्होंने क्या किया, भारतीय संविधान अनुच्छेद 19(1) के अनुसार सभी नागरिकों को फ्रीडम है, कुछ भी बोल सकता है, स्वतंत्रता का अधिकार है, सूचना का अधिकार उसी के निहित में आता है। तो अगर इसको मान के चले तब ये सूचना का अधिकार क्या होगा, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, तो ये भी मूल अधिकार होगा, और शिक्षा का भी अधिकार हो गया। तो दोनों ऑप्शन सही है उस टाइम के अनुसार। तो क्योंकि ना जब ये क्वेश्चन पूछा हो गया होगा तब 2011 के आसपास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तब हो सकता है कि शिक्षा का अधिकार पारित ना हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देश सिद्धांतों में से कौन सा सूचीबद्ध है। ऑप्शन ए समान कार्य, निर्देशित सिद्धांत में DPSP की बात करता है, राज्य का नैतिक मूल कर्तव्य, समान कार्य के लिए समान वेतन ये है, समान नागरिक संहिता ये भी इसकी भी बात करता है, छोटे परिवार का मानदंड, उसके बाद प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा। तो देखिएगा ऑप्शन 1 और 2 या और भी कुछ सही हो सकता है, 1 2 4 भी हो सकता है, तो ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन 1 और 2 इसकी देखिएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन,
आप लोग कमेंट करिए। हम बोलते हैं आर्टिकल, दो ऑप्शन देता है, आर्टिकल 29 या आर्टिकल 39 और या आर्टिकल 40। समान सिविल संहिता यूसीसी की बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, तो आर्टिकल 44 में डिस्कस किया गया है अनुच्छेद 44 में कि राज्य में समान कानून होना चाहिए, एक राज्य एक मतलब एक देश एक कानून। देखिएगा क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद 39 के घ में समान कार्य समान वेतन, यानी कोई इंसान समान कार्य करेगा उसको समान वेतन देगा। प्रोफेसर भी काम कर रहा है, टीचर भी काम कर रहा है, प्रोफेसर का रुपया ज़्यादा होता है, टीचर का कम। ऐसा क्यों हो रहा है? उसको समान काम कर रहा है, वो भी 6 घंटा 8 घंटा का ड्यूटी दे रहा है, तो वो भी काम पढ़ाने का कर रहा है, वो भी काम, तो समान कार्य समान वेतन। अनुच्छेद 44 में हमने बताया यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता की बात करता है। और 350 में प्राथमिक स्तर पर भाषा, ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है, बताइए कौन सा मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, तो अनुच्छेद 350 के तहत। तो ये किसका उल्लेख किसमें, डीपीएसपी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन, 46वें या 15वें या 32वें, तो 32वें नहीं होगा, 46वें भी नहीं होगा, 42वां संविधान संशोधन 42 का 1976 में जोड़ा गया। हाँ, 51 का क में जोड़ दिया गया। इसमें एक कमेटी है, उस कमेटी का नाम बताइए। स्वर्ण सिंह समिति या कमेटी होगा, इसको आप थोड़ा सा अपने आप अनुसार कमेंट बॉक्स में लिखिए, सही बोल रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है सीधे अपने अधीनस्थ अधिकारों से मंत्रियों द्वारा। देखिए राष्ट्रपति उतना मंत्री के कांटेक्ट में रहता है, प्रधानमंत्री द्वारा तो हमारे यहाँ कमज़ोर राष्ट्रपति, एक नाम का राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर। पावर तो सबसे ज़्यादा है इसका राष्ट्रपति का, लेकिन मुखिया जो होता है काम जो होता है राष्ट्रपति के थ्रू, लेकिन प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे हम लोग का ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है इनडायरेक्टली। डायरेक्टली जो है ये कौन है, डायरेक्टली हमारा प्रेसिडेंट है। मंत्रिमंडल, जब मंत्री इसके पास उतना है ही नहीं, तो ऑप्शन ए, या तो सीधे करेगा अपना शक्ति पावर का प्रयोग या उसके अधिकारियों के द्वारा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, भारत का जो राष्ट्रपति है ये सर्वोच्च है सेना में पद में। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 बताता है, अनुच्छेद 52 बताता है, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा, अपने पावर का अनुच्छेद 53 बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो भारत का राष्ट्रपति पद, देखिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तो सीजीआई आ जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन सा ऑप्शन है? प्रधानमंत्री नहीं होगा, लोकसभा भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। हाँ, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी सही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएगा। अनुच्छेद 65 देखिए बताता है, मृत्यु या त्यागपत्र या किसी कारण से हटा दिया तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा, उस टाइम में उपराष्ट्रपति पद संभालेगा। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं रहेगा तो उस टाइम में चीफ मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश भी उस टाइम में नहीं रहेगा तो सीनियर जज जो होगा सुप्रीम कोर्ट का वो निभाएगा। ठीक है, अगर वो भी ना रहा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जितने भी हाई कोर्ट है उसमें से जो सुपर मोस्ट होगा, जो सबसे बड़े पद रैंक के होंगे, जिसका मतलब अपना कैरेक्टर ठीक ठाक रहेगा फैसला देने में, तो उसको बना सकते हैं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत के गणतंत्र के राष्ट्रपति उस टाइम में करेंट अफेयर में पॉलिटी में था, तो ये 10वां नहीं थे, 11वां भी नहीं थे, 13वां भी नहीं थे, 12वां। आप कमेंट में बॉक्स में करिए ये 12वें राष्ट्रपति, तो 11वें कौन है, 10वें कौन है, और क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पूछ सकता, तो एपीजे अब्दुल कलाम कितने नंबर पर है, आप कमेंट में बताइए। ये तो कुछ खास बातें नहीं कहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14वें थे हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, 15वें कौन बन गए, हमारा द्रौपदी मुर्मू। फिलहाल अभी द्रौपदी मुर्मू महिला हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाएगा? बताइए, संसद में हमने कोई सी विधेयक को रखे, क्या करेंगे, तो जब दोनों सदन से पारित हो जाएगा, जब वह दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे सकता है। बिल्कुल सही, पारित तो हो जाना ये बिल्कुल सही है, लेकिन उसके साथ साथ प्रेसिडेंट अपना सिग्नेचर कर दे, तो ऑप्शन बी सही है। पारित दोनों सदन से हो जाएगा तब अधिनियम नहीं बनेगा, लेकिन एक राष्ट्रपति का सहमति थोड़ा सा लेना पड़ता है। प्रधानमंत्री हस्ताक्षर नहीं करते हैं किसी बिल वगैरह में, तो राष्ट्रपति का करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये कह रहा है अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वो अधिनियम तब बनता है जब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर या हस्ताक्षर कर दे। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी ये तीसरे राष्ट्रपति हैं उपराष्ट्रपति के रूप में, हामिद अंसारी तीसरे, जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति हैं। ये कब कहता है कि इसका नंबर कितना है, क्रमांक कितना है, 10,
11, 12, तो 12वां सही है। उस टाइम में करेंट अफेयर में रहेगा पॉलिटिकल न्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो देखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा का गृह मंत्री या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, तो ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री। ये इसका क्या होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान या अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री और भी किसी मतलब बड़े जो जितने भी हैं पद, सपोज करिए कि नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट का होता है जो, उसका भी हेड होता है, जैसे इसरो वगैरह का भी हेड हो सकते हैं, या कोई अन्य पद जिसमें मंत्री नहीं है तो प्रधानमंत्री उसको हेड बना सकते हैं, अध्यक्ष बना सकते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पे, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदन ना होते हुए भी भारतीय संविधान की कार्यवाही में भाग ले सकता है? उपराष्ट्रपति, बताइए। तो उपराष्ट्रपति तो पाठ होता ही है, ये तो होगा नहीं। अटर्नी जनरल, ये इसको मान सकते हैं, ऑप्शन बी सही है। ये संसद में कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रख सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता है। ऑप्शन बी सही था। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी, आर्टिकल 76 का 4 में इसका मतलब 76 में डिस्कस है महान्यायवादी का, लेकिन 76 का 4 में कहता है कि वो किसी भी सदन में बैठ करके वो हिस्सा ले सकता है, डिस्कस कर सकता है किसी भी बिल पर, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ का मेंबर ही वोट करेगा। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है उपराष्ट्रपति, इन्होंने नहीं, मुख्य न्यायाधीश, इसको भी थोड़ा सा पेंडिंग में रखते हैं। महान्यायवादी 76 का आर्टिकल, अनुच्छेद 76 का 4 बताता है वो गैर सदस्य के रूप में वो कार्यवाही में भाग ले सकता है। कहता है एक एमपी की सीट रिक्त घोषित किया जाता है, किसी कारण डिस्क्वालीफाई कर सकता है, तो वह सदन से लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित हो सकता है। अगर कोई एमपी 6 माह नहीं, 3 माह भी नहीं, 1 माह बिना मतलब कारण बताए 2 माह के अंदर, 2 माह लगभग 60 दिन के तहत बिना कोई नोटिस भी ना दिया हो, अगर अनुपस्थित हो जाता है तो उसको सीट को क्या कह दिया जाता है? खाली समझा जाता है, रिक्त समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए क्या कहता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 101 का 4 बताता है कि संसद, तथा अनुच्छेद 190 का 4 संसद का ये अनुच्छेद है, राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाएगी जब वह 60 दिन की अवधि तक बिना किसी बताए अनुपस्थित रहता है, परंतु इस अवधि में सदन में सत्रावसान या निरंतर 4 दिनों तक के लिए स्थगित नहीं छोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में होते हैं क्या? 280 सदस्य, 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा 20 सदस्यों को मनोनयन नहीं करते हैं। 275 18 सदस्यों का मनोनयन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 18 नहीं, 250 सदस्य जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सही है। 23 का ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 23 का सी, इस पर समझिए क्या कहता है। संविधान का अनुच्छेद 80 का 1 में ख में कहा गया है कि राज्य और राज्यों का क्षेत्र 238 से अधिक प्रतिनिधियों का राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर 12 सदस्यों को क्या कर सकता है? उसमें मनोनयन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल 2 वर्ष में एक बार समाप्त होती, बता दें राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त नहीं होता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त होती है। ये डिसॉल्व मतलब इसको विघटन नहीं किया जा सकता। प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाती है, ऐसा भी नहीं है, समाप्त होने का विषय ही नहीं है, राज्यसभा समाप्त नहीं होता है, उसके हर 2 साल में मेंबर बदलते हैं, अलग बात है। कहता है कि 83 का 1 अनुच्छेद 83 का 1 संविधान का, राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक अस्थाई परमानेंट सदन है, परमानेंट हाउस है। इसके 1/3 सदस्य 1/3 पोर्शन, ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष। किसी राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, किस राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं, तो राज्यसभा का बिल्कुल ये सही होगा। बता दें राज्यसभा का जो है, जब वैसे तो होते हैं लेकिन जब वो अब गठन कर लेते हैं वो उपराष्ट्रपति बन जाते हैं। आर्टिकल 64 के तहत लोकसभा नहीं होगा, विधानसभा नहीं होगा, विधान परिषद भी नहीं होगा। सुनिएगा, राज्यसभा का पदेन जो सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदस्यों के द्वारा होता है। जैसे अभी जगदीश धनखड़ है 89 और 64 के, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, वो अलग से होता है, सॉरी। वो जैसे जगदीश, हम अभी हमारा जगदीश धनखड़ है, पहले क्या थे, वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, वहाँ से आकर के उसको उपराष्ट्रपति बना दिया गया। ना तो ये राज्यसभा का मेंबर है, कोई सदस्य तो नहीं है, कोई सदस्य नहीं होता, लेकिन उसका हेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्टिकल 64 बताता है। 26 कहता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन आता है? राज्यसभा का ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी कोई नहीं, तो पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होगा। ऑप्शन बी सही है।
आर्टिकल 64 के तहत हम लोग 63, 64 के तहत हमने जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट है। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, ये बिल्कुल सही है। धन संपत्ति के मामले में लोकसभा है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये स्टेटमेंट गलत होता है। धन विधेयक की शुरुआत धन से रिलेटेड लोकसभा में शुरू होगा, यही आंसर सही है इसका 27 का। लोकसभा का पारित, देखिए धन विधेयक लोकसभा जब पारित कर देगा तो 14 दिन के अंदर पारित हो जाना चाहिए। अगर 14 दिन तक राज्यसभा रोक करके रखा तो वो खुद ब खुद पारित माना जाएगा, तो ऑप्शन सी भी सही है। लेकिन इसमें नोट कह रहा तो नोट में से नेगेटिव वाला बात होगा, नेगेटिव बी में है, इसलिए धन विधेयक राज्यसभा से शुरू नहीं होता, ये लोकसभा से, तो ये बातें गलत का ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी में कह रहा है, इसका देखते क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही 109 का 2 में कहा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन के अंदर पारित करना होगा। ये राज्यसभा का सिफारिश करता है विधेयक लोकसभा को 14 दिन में वापस करेगी। इससे ज्ञात होता है कि राज्यसभा धन विधेयक संबंधी मामले में शक्तिहीन है। 14 दिन से पहले उसको अगर भेजना होगा तो भेज देगा लोकसभा, लेकिन 14 दिन से ज़्यादा हो गया खुद ब खुद पारित माना जाएगा, लोकसभा ने वापस नहीं लौटेगा। धन विधेयक पेश किया जाता है, तो धन विधेयक कैसे पेश किया जाता है, केवल लोकसभा में, थोड़ा मान सकते हैं, केवल राज्यसभा में, तो राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ऐसा भी स्टेटमेंट कुछ नहीं है। देखिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, तो ऑप्शन ए इसका सही है, 28 का ऑप्शन ए, तो हमने ऊपर में डिस्कस किया। अब देखिएगा कि लेखा अनुदान क्या है, लेखा अनुदान क्या है, तो देखिएगा क्या कहता है, कैग का रिपोर्ट पर मतदान देना, या अप्रत्याशित व्यय को बजट पारित लंबित होने के कारण निधि निपटान आवंटन या बजट के लिए, तो इसका ऑप्शन सी है, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि का आवंटन हेतु लेखा अनुदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लोक लेखा समिति एस्टीमेट या प्राकलन समिति, देखिएगा लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा किसको, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, या लोकसभा के स्पीकर को, संसदीय मामले के मंत्री को, या भारत के राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति से कोई लेना देना नहीं, मंत्री को भी कोई लेना देना नहीं, लोकसभा स्पीकर को ये लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। देखिएगा जो पब्लिक अकाउंट है इसकी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। और लोकसभा में इसमें कितना 22 टोटल मेंबर होते हैं लोक लेखा समिति में, 15 को लोकसभा से होते हैं और 7 को राज्यसभा से होते हैं मनोनयन। नेक्स्ट देखेंगे, और तो इसका जो है किसको रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, स्पीकर को। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था, क्या यह बातें सही है, तो ये बातें भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है, बिल्कुल सही, जिसमें अपील भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही, फंडामेंटल राइट का सर्वेक्षण है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी मामले की सुनवाई कर सकता है। देखिएगा सर्वोच्च, ये स्टेटमेंट गलत है, सी का। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य मामले भी सुनवाई कर सकता है, तो ये दोनों कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो ये वाला सही है, लेकिन ये वाला उसमें कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन सी सही नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। थोड़ा पढ़ लीजिए। सशस्त्र सेना अधिनियम 2007 लाया था सेना का, इसमें प्रावधान किया गया है कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, कोई भी अपील आप कर सकते हैं। कहता है राज्य सरकार की कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सचिव और मुख्य सचिव। देखिए 2 बार क्वेश्चन पूछा है। अगर बोलिएगा राज्य सरकार को जो एग्जीक्यूटिव हेड है, एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष है, कार्यकारी अध्यक्ष है, तो राज्यपाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। वैसे राज्यपाल जो है अनुच्छेद 154 में आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्या कह रहा है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को, या उसके राज्य के मुख्य न्यायाधीश को, या राज्यपाल को। तो देखिएगा ये सुप्रीम कोर्ट का जज है, तो किसको अपना त्यागपत्र देगा, राष्ट्रपति को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा अनुच्छेद में कह रहा है। देखिएगा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना शपथ लेने के लिए 62 वर्ष के अपने कार्य पर रह सकता है। उच्च न्यायालय, वैसे सुप्रीम कोर्ट नहीं है, उच्च न्यायालय है तो सॉरी हाई कोर्ट है, उच्चतम रहेगा तब सुप्रीम कोर्ट रहेगा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, ऑप्शन ए सही है।
अच्छा हाँ जी, उच्च न्यायालय का जो जितना भी अगर कोई न्यायाधीश है वो रिटायर होने के लिए 62 वर्ष तक होता है। लेकिन आर्टिकल 217 का एक कहता है कि उसे सिद्ध कदाचार या असमर्थकता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग बहुमत से पारित करके 2/3 बहुमत से महाभियोग से हटा भी सकता है। अब देखिएगा क्वेश्चन 34 कह रहा है, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इसका मानसूत्र। देखिए मोबाइल कोर्ट का मतलब जहाँ पे कोई केस हो रही है वहाँ पे जाके फैसला सुनाना। ये कौन है? न्यायमूर्ति भागवती। उन्होंने कौन सा इस्टेब्लिश किया था, मतलब कौन से ऐसे मुखिया न्यायाधीश इसके जन्मदाता है? राजीव गांधी भी नहीं है। APJ अब्दुल कलाम इसके सूत्र हैं, देने वाले हैं। तो देखिएगा 4 अगस्त 2007 को हरियाणा में एक मेवात जिला है, वहाँ पे पुनहाना में देश की पहली मोबाइल सघन अदालत का उद्घाटन किया गया। मुख्य न्यायाधीश केजरीवाल कृष्ण ने किया। इसका मुख्य उद्देश्य सुदूर क्षेत्रों में पिछड़े इलाकों तक न्याय व्यवस्था का लाभ पहुंचाना। इस प्रकार के न्यायालय को भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इसका सूत्र दिया था, फॉर्मुलेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल 300 अनुच्छेद 352 या 370 371 395? तो 352 सही है। 370 में जम्मू कश्मीर का स्पेशल प्रावधान था जो अब हटा दिया गया, 35A को ही हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। वैसे देखिए हमारे पास इमरजेंसी का 3 प्रावधान है। हमने सुना राष्ट्रीय जो आपात है 352 के तहत लगेगा, और 356 के अनुसार राष्ट्रपति का शासन लगता है। 300 तो 3 है हमारे पास आपातकाल का, और 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे भारत में नहीं लगा। कहता है केंद्र और राज्य सरकार की व्यवस्थाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष से कब की गई? 97 1987 संशोधन में, या 60वें संशोधन 1986 में, 61वें संशोधन। देखिएगा तो ये 61वें संशोधन 1989, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। 61वां संशोधन जो है 1988 में मतदान का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18, तब ना बोलते 18 वर्ष में आप लोग वोट डाल सकते हैं, जो 28 मार्च 1989 से ये इफेक्ट हुआ, प्रभावी हुआ। 18 वर्ष के मताधिकार हम लोग पहला जो बार प्रयोग किए 89 में 9वीं लोकसभा में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके रिपीट किया, 18 वर्ष कर दिया। कब? 73वां, 62वें संशोधन, 61वें संशोधन और 71वें। तो 61वां संविधान संशोधन 1988 में किया गया था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितना है? 16 नहीं, 17, ये भी नहीं, टोटल 22 है। कितने भाषाओं की संख्या है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है, 18 और 20, ये दे रहा है 18। तो उस टाइम में अपडेटेड नहीं होगा क्योंकि कुछ और भाषा जुड़ी है, और 4 भाषा उसके बाद, तो 18 4 22 हो गया। ऑप्शन 22 सही होगा। यहाँ पे दिया भी है ऑप्शन बी 22, क्योंकि 92वें संविधान संशोधन में 18 थी, जो बाद में फिर संशोधन करके कुछ भाषा को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, CDP और NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार त्रिस्तरीय प्रणाली 3 स्तर का 1 2 3 बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, या प्रजातंत्रीय विकेंद्रीकरण या ग्राम। तो बलवंत राय मेहता हैं जो 3 स्तरीय संसदीय समिति का सुझाव दिया है। 3 स्तरीय ग्रामीण स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट को 3 स्तर, ग्राम पंचायत, प्रखंड और इस तरह से। तो देखिएगा क्या कह रहा है, 1952 में सामुदायिक कार्यक्रम होता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लाता है। 1953 में ये विस्तार योजना जो है, ये BPSC क्वेश्चन पूछा है, सामुदायिक वाला भी क्वेश्चन पूछा है। तो देखिएगा विस्तार योजना 1953 में लाता है। पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद बलवंत राय मेहता का गठन करता है 1957 में। ग्रामीण क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत का स्तर का प्रणाली का सुझाव देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कहता है निम्नलिखित विशेषताओं में केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सही नहीं है? त्वरित निर्णय देगा, तो ये क्यों सही नहीं होगा? ये बिल्कुल सही है। लचीलापन, बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, कुछ नर्म होना चाहिए, कुछ कठोर होना चाहिए। बड़े देशों के लिए आदर्श, ये संसदीय व्यवस्था के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की? डिसेंट्रलाइजेशन, राजगोपालाचारी, JB कृपलानी, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता। तो बलवंत राय मेहता जो 1952-53 में विकेंद्रीकरण यानी 3 पार्ट में बांट दिया स्थानीय शासन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, तो आगे बढ़ेंगे। अशोक मेहता समिति ना पंचायत स्तर का 3 स्तर का, तो बलवंत राय मेहता कहते हैं तो गलत हो जाएगा।
द्वितीय स्तर, हाँ बिल्कुल सही। बलवंत राय मतलब बी से बलवंत, ए के बाद बी आता तो दो स्तर की बात करता है। 1977 में अशोक मेहता समिति ने 1978 में रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसको रिपोर्ट प्रस्तुत कहता है कि देखिए तो स्थानीय शासन में क्या क्या हो रहा है, क्या जो अशोक मेहता समिति करके गया है वो सही करके गया कि नहीं करके गया, जिसमें पंचायत स्तर के लिए 3 स्तरीय प्रतिमान द्विस्तरीय में इसको स्थापित कर दिया, लेकिन ये उतना सक्सेसफुल नहीं होगा। कहीं कहीं राज्य में 2 स्तर भी है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, कैसा, परामर्शदात्री या प्रशासनिक या परामर्शदात्री या पर्यवेक्षीय, तो ऑप्शन बी सही है, प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल एक सलाहकार है, एक सलाहकार समिति है, समन्वय और पर्यवेक्षी अधिकारी है, पर्यवेक्षी पदाधिकारी है या प्रशासनिक अधिकारी है, तो यह प्रशासनिक, यानी ब्लॉक जो है पंचायत समिति केवल क्या है, प्रशासनिक अधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 अगस्त 2007 को, ये एग्जाम हुआ था 2008, तो एक करंट अफेयर है, भारतीय संविधान में संशोधन के अनुसार अब तक कितनी अनुसूचित जातियों की सूची में जातियों की संख्या कितनी है, तो उस टाइम में 1206 था। ये आउटडेटेड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, तो जर्मनी, ऑप्शन ए के अनुसार ये नहीं है, फ्रांस है, तो अब देखिएगा जर्मनी क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें 5 सदस्य जो अस्थायी हैं। पूछेगा कौन कौन, यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, रसिया हो गया, फ्रांस हो गया और चीन, ये अस्थायी है। 10 अस्थायी हैं, तो उसमें से 5 में जैसे फ्रांस है, जर्मनी हो गया और रूस हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया और चीन हो गया, ये सारे तो अस्थायी हैं। कौन अस्थायी नहीं है यानी अस्थायी है, तो इसमें जर्मनी है। जर्मनी और भारत मांग कर रहा है जापान के साथ मिलकर के। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ, महिलाओं का अधिकार ऐसा कुछ नहीं, मानव का अधिकार, बिल्कुल मानव के अधिकार से जुड़े हुए एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल विश्वव्यापी मानव अधिकार, मानव में महिला आ गई। इसकी स्थापना 1961 में लंदन का एक बैरिस्टर पीटर के नाम से रखा गया। 1961 में विश्व में हो रही क्या कहता है अनैतिक गिरफ्तारी, इसके खिलाफ उन्होंने लड़ने के लिए इस संगठन को बनाया। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पे, लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चीन की एक समाचार एजेंसी का नाम क्या है, तो चाइना न्यूज़, ऐसा नहीं है, चाइना टाइम्स नहीं है, द न्यू चाइना न्यू एजेंसीज, न्यू चाइना न्यूज एजेंसीज। फैक्ट है, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहते हैं, येलो, फ्रांस, ऑप्शन ए सही है। येलो बुक कहाँ पे हो जाएंगे, फ्रांस, 49 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 ईस्वी में कहाँ पे होती है, त्रिवेंद्रम, अहमदाबाद, बेंगलुरु, नई दिल्ली, तो ऑप्शन बी है, जहाँ पे सबसे पहले लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना बेंगलुरु में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब की जाती है, तो 1987 ईस्वी में। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी, 1965, 1970, 1910 या 1950, तो 1965 ऑप्शन ए सही है। बीएसएफ का जो गठन है 1 दिसंबर 1965 को किया जाता है। भारतीय संविधान के द्वारा अंगीकृत किया गया, देखो भारतीय संविधान का अंगीकरण कब हो रहा है, तो ये 26 नवंबर 1949 को सही है। 2 क्वेश्चन पूछता है, एक होता है अडोप्ट करना, एक होता है अंगीकरण करना, तो इस दोनों में कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। देखिए पूरी तरह से जब लागू होता है तो 26 जनवरी 1950, लेकिन जब अंगीकरण की बात करेंगे तो 26 जनवरी 1949, एक साल पहले। तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो पहला ऑप्शन है 26 अक्टूबर, अक्टूबर में तो बात ही नहीं, नवंबर की बात है, ऑप्शन बी सही है, 26 नवंबर। 54वां क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा, कहता है संविधान सभा के द्वारा या ब्रिटिश संसद के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा या भारतीय संसद के द्वारा। संविधान को अपनाएंगे कौन, संविधान का सभा, ऑप्शन ए सही है। 11वें संविधान सभा का जो 11वां जो अधिवेशन होता है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अपना लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में देखिएगा, ऑप्शन ए रिपीटेड है, गणतंत्र जनवादी, बताइए जनवादी है नहीं है, सार्वभौमिक, समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन बी सही लग रहा है, तो देखिए बी भी नहीं है। सी में देखिए सार्वभौमिक, सत्तापन, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी पहले आना चाहिए, बाद में दे दिया, गणतंत्र समाजवादी, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही होगा। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष हो गया। एक और ऑप्शन ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला था, जब आप पढ़ेंगे ना, हम भारत के लोग भारत का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो इस तरह से पूरा आपको पता चलेगा, सारा एनसीईआरटी बुक का पेज में रहता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित किया है, सार्वभौमिक, प्रजातंत्र, सार्वभौमिक के बाद समाजवादी नहीं है, गलत हो गया, इस समाजवादी पहले आ गया, सार्वभौमिक तब समाजवादी तब धर्मनिरपेक्ष तब प्रजातांत्रिक, तो देखेंगे
सार्वभौमिक यूनिवर्सल सोशलिज्म, फिर क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्षता, प्रजातांत्रिक, डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है प्रजातांत्रिक शब्द से, जनता के जनतंत्र से, जनता के स्वतंत्र लोकतंत्र से, हम भारत के लोग। बिल्कुल, हमारा संविधान का जो प्रस्तावना है शुरू होता है हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व, है ना, सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, इस तरह से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि भारत का संविधान लिखित है। बिल्कुल, ये तो लिखित है। अब देखिए सुइटेबल आंसर कौन है, यह मौलिक अधिकार प्रदान, ये भी सही है। जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार, ये सबसे है, इसलिए हमारा प्रजातंत्र है, डेमोक्रेटिक है। वैसे इब्राहम लिंकन बहुत बड़े हैं, उन्होंने कहा के गया है कि प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। डेमोक्रेसी इज द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, संघीय। थोड़ा सा देख लेते हैं, एकात्मक, संसदीय। प्रकृति में संघीय, भावना में एकात्मक है। तो देखिए दोनों है, ऑप्शन डी सही है, संघीय भी है और एकात्मक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दोनों गुण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, भारतीय संविधान का जो 10वां अनुसूची है, 10th शेड्यूल है, इसमें किसकी बात करता है, हमने बताया था 10वां अनुसूची दल बदल से रिलेटेड है। तो दल बदल में राष्ट्रीय भाषा से, ऐसा नहीं है। अनुसूचित जनजाति, ये भी नहीं है। पुनर्वालोकन, ये भी नहीं है। 10 से दल बदल, 10 से 10वां, तो दल बदल किससे है, दल बदल से रिलेटेड। पहले तो एक का कथन था, स्टेटमेंट था, आया राम गया राम, मतलब एक ही दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर बहुत सारा पार्टी, इस पार्टी में जीत गया, उस पार्टी में जाके मिल गया, उस पार्टी में जीत गया, उस पार्टी में मिल गया। तब हमारा जो है संशोधन किया गया, संविधान संशोधन, राजीव गांधी या मतलब कांग्रेस का ही कोई नेता के द्वारा, कि आया राम गया राम को उसको रोक लगाया जाए। तो दल बदल 10वीं अनुसूची में रखा गया। भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत है, ऑप्शन ए संघ सूची, ऐसा भी नहीं है। समवर्ती सूची, ऐसा भी नहीं है। राज्य सूची, हाँ बिल्कुल राज्य सूची में। वैसे राज्य सूची में कुल 29 विषय हैं, इसको हम किसी दिन पढ़ाएंगे, जितने भी विषय हैं पढ़ाया जाएगा। भारतीय संविधान की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, कैसे, जन्म से। बिल्कुल, कोई जन्म लेगा तो नागरिकता मिलेगा। देशीकरण, बिल्कुल देशीकरण, किसी भूभाग का सम्मेलन से। भारतीय, अब बताइए आरबीआई में कोई हम रुपया जमा कर देंगे तो हमको सिटीजनशिप, नागरिकता मिल जाएगा, नहीं ना मिलेगा। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिएगा हमारे यहाँ 4-5 विधि है, या तो आपको बर्थ बाय बर्थ, देशीकरण यानी हमारा कुछ मिला लिए, किसी देश में भूभाग का सम्मेलन कर लिए, फिर रजिस्टर्ड सेशन द्वारा 10 साल, जो भी एक रूल है कितने साल। नागरिकता संशोधन कब पारित किया गया, ये आउटडेटेड है क्योंकि अभी फिलहाल में नागरिकता का संशोधन किया था, उस टाइम में जब किया गया था। ऑप्शन बी को सही माना है, यानी 2019 में। तो देख लीजिएगा, आउटडेटेड क्वेश्चन है। कहता है विधि का नियम या विधि कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है, क्या मतलब है, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा पेंडिंग में रखते हैं। सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए एक राज्य। बताइए, सबको एक ही राज्य बिहार में रख देंगे तो दिक्कत नहीं होगा। ऑप्शन बी सही नहीं है, गलत हो गया। सभी के लिए एक राज्य, पहले ही सभी के लिए एक राज्य कैसे कर देंगे बताइए तो। और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, ये भी तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक के लिए सभी कानून, उल्टा कर दिया, सभी के लिए एक कानून, एक के लिए सभी कानून। तो ऑप्शन ए सही कह रहा है, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। ये कानून का अधिराज्य होगा या विधि का शासन। आर्टिकल 14 में भी समता की बात करता है, वैसे अनुच्छेद 14 में बात करता है। कहता है निम्न में से किसे संविधान द्वारा मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति दी गई है। क्या कहता है, मौलिक अधिकार को कौन संविधान के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन ए सभी न्यायालय को, ये तो नहीं लग रहा। संसद को, ये भी नहीं है। राष्ट्रपति, ये भी नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा कुछ बातें हैं, मूल अधिकार जो है अगर इसमें अपील करेंगे तो हाई कोर्ट में करेंगे तो आर्टिकल 32 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, उच्चतम न्यायालय में तो 32 और हाई कोर्ट में 226 के तहत। इसमें ना रिट भी जारी कर सकता है, 5 प्रकार का रिट हम बताएं, डिस्कस किए हम अपने बीपीएससी का क्वेश्चन में। जो हेड मास्टर का या बीपीएससी पहले एग्जाम लेता था, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें एमसीक्यू ये क्वेश्चन शिक्षक का एग्जाम में पूछा है, टीचर का एग्जाम, जो भी टीचर बनना चाहते हैं या बिहार दरोगा या बिहार अमीन, यह वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। हम क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट जो है 5 न्याय रिट जारी करता है, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षरण, अधिकार, परीक्षा और उत्प्रेषण और प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है रोक लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया है। 112 और 115, ऐसा कुछ नहीं।
12 से 35 देखने में लग रहा है, 222-35 ये भी नहीं, तो ऑप्शन बी सही है। देखिएगा, आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, जैसे शिक्षा का, बोलने की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता, कुल 6 मौलिक अधिकार थे। पहले 7 थे, जैसे प्रॉपर्टी यानी धन दौलत जमा करने की स्वामित्व होना या संपत्ति का, तो उसको हटा दिया गया है 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब क्या हो गया, संपत्ति हो गया कानूनी अधिकार, हो गया लीगल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता, पौ से प्रेस 9 से 19, तो ऑप्शन ए सही है। देखिए 21 में जो कह रहा है, याद रखिए किसी तरह से प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में, 20 में नहीं है, 22 में भी नहीं है, याद रखेंगे 19 से 22 तक तो हमको क्या करता है, स्वतंत्रता दिया गया है। 19 का 1 में जो है वाक की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच की कह रहा है, बात करता है, बोलने की स्वतंत्रता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है, यानी फंडामेंटल राइट नहीं। तो देखिएगा फंडामेंटल राइट कितना इंपॉर्टेंट बनने जा रहा है। ऑप्शन ए, संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है, बिल्कुल है। कहता है संपत्ति का अधिकार, अभी हमको आपको हम बताए, संपत्ति का अधिकार जो है इसको क्या कर दिया, हटा दिया गया। कब, 44वां संविधान संशोधन करता 1978 में, इसको हटा करके अनुच्छेद 300 का क में रख दिया और उसको बता दिया ये मौलिक अधिकार नहीं होगा, लीगल राइट होगा, कानूनी अधिकार होगा। शांतिपूर्व एकत्र होना, ये भी संविधान का हमका अधिकार है, देश भर में कहीं भी जाने, बिल्कुल जम्मू कश्मीर तक आप जा सकते हैं। तो ऑप्शन बी सही नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है और वो मूलभूत अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहता है। देखिए पोस्टमार्टम किसे कहेंगे, ऑप्शन ए प्रतिषेध, 5 डेट के बारे में, इसको नहीं कहेंगे। परमादेश, इसको भी नहीं कहेंगे। उत्प्रेषण, इसको भी नहीं कहेंगे। अधिकार परीक्षा जो है इसको पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिक्सटी 69 का ऑप्शन जो है डी सही था, पोस्टमार्टम अधिकार परीक्षा को कहते हैं, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। कल्याणकारी राज्य कैसे बनेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होने के तहत, डीपीएसपी होने के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसमें पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई। मौलिक अधिकार इसमें नहीं है, पंचायती राज देखने को नहीं, मौलिक कर्तव्य इसमें भी नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी में मौलिक कर्तव्य की बात की गई, पंचायत की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत में किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार से किस प्रकार भिन्न है। देखिए क्या कह रहा है, पूर्वोत्तर केंद्रीय सरकार के लिए और उत्तरोत्तर राज्यों के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। संविधान का अंश नहीं है, उसके उपरोक्त ऐसा भी नहीं है। नीति निर्देशक परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। परिवर्तनीय से क्या मतलब है, देखिए डीपीएसपी का कोई उल्लंघन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, हाई कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि वो राज्य का अधिकार है, वो लागू करे या नहीं करे। लेकिन आपका अगर फंडामेंटल राइट आपका संशोधन ये हो रहा है, कुछ उल्लंघन हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार को निर्धारित किया गया है, मौलिक अधिकार कर्तव्यों को निर्धारित किया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, तो 40वां संशोधन है, ये नहीं है। 43वां, ये भी नहीं है। 42वां संशोधन 1976 के तहत स्वर्ण सिंह समिति का है, उसी के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जानते हैं। मौलिक अधिकार बिल्कुल नहीं, 10 आचार आदेश मौलिक कर्तव्य है। अब 11 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। न्यायपालिका कहता है और कार्यपालिका का पृथक्करण, ये नहीं है, ये डीपीएसपी में नहीं है, इस मौलिक कर्तव्य नहीं है, डीपीएसपी में राज्य का नैतिक निर्देश जो है, नीति निर्देशक तत्व तो उसमें हमारी मिलीजुली संस्कृति को समृद्ध विरासत में देना, तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। बच्चों का मुफ्त शिक्षा, तो ये तो हम बताए थे अनुच्छेद आर्टिकल 21 का ए में, 21 का ए में, तो ये तो मौलिक अधिकार हो गया। छुआछूत की परंपरा तो ये 17 में और अनुच्छेद का 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं है, बताइए संसद का हिस्सा क्यों नहीं होगा। संसद का हिस्सा है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, तो बैठता तो नहीं है वो संसद में, ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
77 नंबर, राष्ट्रपति, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष से, एकल हस्तांतरण मत प्रणाली, आनुपातिक मत प्रणाली। देखिए इसका ऑप्शन घटना चक्र ने किसी को नहीं माना है, तो अब इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति का अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय, यानी दोनों ऑप्शन बी भी सही है, एकल संक्रमणीय भी होता है और अनुपातिक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को किसको सौंपेंगे? महाधिवक्ता को? बिल्कुल नहीं। संसद को? ऐसा भी नहीं। सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को सौंप देंगे राष्ट्रपति के चुनाव का विवाद। कौन सा अनुच्छेद में ऐसा डिस्कस किया गया है? अनुच्छेद 71 का 1, संविधान का अनुच्छेद। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, भारत के प्रधानमंत्री हटा नहीं सकते हैं, लोकसभा नहीं हटा सकते हैं। भारत के जो है संसद जो है ऑप्शन डी, ये हटा सकता है। कैसे हटा सकता है? कि उसको महाभियोग लेते आएगा, 2/3 बहुमत हटा सकता है, 2/3 बहुमत से। कहता है अनुच्छेद 61 में बताया गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, 2/3 बहुमत से पारित कर दिया तो राष्ट्रपति हट जाएगा। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष, एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? राष्ट्रपति। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही है। संविधान का अनुच्छेद 53 बताता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? केंद्र सरकार में ऑप्शन है भारत का न्यायवादी। नागरिक सेवा में मंत्रिमंडल सचिव हैं, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों निहित किया गया भारत के राष्ट्रपति में या भारत के प्रधानमंत्री में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में? तीनों नहीं होगा, प्रधानमंत्री भी नहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल भी नहीं होगा। जो अधिशासी शक्तियां हैं ये राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 53 बताता है कि केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, सभी कारणों पर। देखिए कोई युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, हथियार बंद हो जाए, तब ये उपर्युक्त में सभी कंडीशन पर वो क्या कर सकते हैं? आपातकाल की, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। हम ऊपर में आपको वीडियो में बताया था शुरू में कि अनुच्छेद 352, हमारे पास 3 आपातकाल है। एक है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राजकीय या राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल 360 में। तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति आपातकाल घोषणा कर सकता है हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर या युद्ध के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराय किसी सलाह पर राज्यों में राष्ट्रपति, किसकी सलाह पर? तो कौन बताएगा? बताइए। राष्ट्रपति शासन, मुख्यमंत्री तो राष्ट्रपति सुनेगा नहीं। लेजिस्लेटिव असेंबली ऐसा कुछ नहीं है, असेंबली नहीं करता, ये राज्यपाल कर सकता है। तो देखें ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में राज्यपाल है? राज्यपाल ऑप्शन में कौन सा है? तो देखिएगा गवर्नर, यहाँ पे आया, गवर्नर को हिंदी में बोलते हैं राज्यपाल, ऑप्शन सी होगा। 356 में कहा गया कि राज्यपाल के कहने पर राजकीय आपातकाल राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। क्या राष्ट्रपति को अधिकार नहीं? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, तो ऐसा कुछ नहीं है। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति में देखिए बहुत बड़ा गैप होता है, तो वो मुख्यमंत्री से कोई लेना देना नहीं होता राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति को लेना देना होगा तो गवर्नर से लेना देना। तो इसमें नहीं वाला ऑप्शन ये बी सही नहीं है। सर्वोच्च बल का हेड कमांडर तो होता ही है, आपातकाल तो लागू करता ही है, प्रधानमंत्री से कुछ रिलेटेड होते ही हैं, तो मुख्यमंत्री से कोई नाता नहीं। तो ऑप्शन बी सही है। कहता है अनुच्छेद 16 का 164 का 4, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा होती है, राष्ट्रपति का उससे कोई लेना देना नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है। क्या अधिकार नहीं है? क्षमा प्रदान करे, ये तो प्रदान कर सकता है राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय को, न्यायाधीश को हटाए, बिल्कुल, जब पारित कर दे दोनों सदन तब हटा सकता है। लेकिन इसमें से कौन नहीं है? तो आपातकाल घोषणा कर सकता है, अध्यादेश जारी। इसमें तो सब सुइटेबल है, लेकिन ये थोड़ा इनडायरेक्टली लग रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, क्योंकि सदन पारित करेगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से थे? उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, बिहार से। तो बिहार से राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे, सीवान डिस्ट्रिक्ट से
थे, तो इसको याद रखेंगे ऑप्शन सी। इसका हमने बीपीएससी का सारे जितने भी बिहार लेवल पर क्वेश्चन बनता है हमने अपना वीडियो डाले हुए अपलोड किए हुए बिहार स्पेशल के नाम से, नहीं देखे तो देखे, बहुत ही यूज़फुल वीडियो, आप देखें उसको बार बार सुने, आपको पैटर्न एक अलग ही मेथड आपको देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। आप ईयरफोन लगा करके सुनते रहिए, उसको बार बार रिविज़न करते रहिए। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल होता है, आप इसको पसंद करते हैं, तो थोड़ा सा लाइक का बटन दबा दीजिए मेरे दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, असत्य। राष्ट्रपति होने के लिए 35 एज होना चाहिए, सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, वैसे तो चुनाव होता ही नहीं उपराष्ट्रपति का, कौन करेगा? वही लोग ऊपर वाले कर लेते हैं, राष्ट्रपति नहीं करता, पर एमपी वगैरह कर देते हैं। क्या कहता है? भारत के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही है, बीपीएससी का क्वेश्चन भी है। कहाँ से थे? बिहार से थे। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? सीवान डिस्ट्रिक्ट से थे। संविधान का अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदस्यों के द्वारा होता है पद्धति, एकल सर्वसंक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। राज्यसभा का सभापति कौन होगा? राष्ट्रपति तो नहीं होगा, राज्यसभा का कोई लेना देना नहीं, उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 बताता है कि वो अनुच्छेद 64 तथा अनुच्छेद 79 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, राज्य सरकार का तो ऐसा कोई, केंद्रीय सरकार का, ऑप्शन बी सही होगा। 74 में कहता है अनुच्छेद का 74 में, राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। क्या कहता है? संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री के प्रति, मंत्रिपरिषद केंद्र का, तो वो तो संसद के प्रति नहीं होगा, लोकसभा के प्रति। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, राष्ट्रपति के भी नहीं होगा। देखिए, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति, ये अनुच्छेद में भी डिस्कस किया गया। अनुच्छेद 75 का 2 कहता है कि संघीय मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के धारण करते हैं, और 75 का 3 के अनुसार सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है, ये तो लोकसभा के प्रति, ऑप्शन में कोई लोकसभा है, स्पीकर के प्रति नहीं होता है, राष्ट्रपति के भी प्रति नहीं होता। प्रधानमंत्री इनडायरेक्टली के ऑप्शन मान सकते हैं, इस जगह अगर लोकसभा रहता है ना तो तब सही होता है, लेकिन संसद तो नहीं है। संसद के प्रति कौन सा संसद? लोक संसद में दोनों भाग होता है, तो इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति, एलएस के प्रति उत्तरदायी होता है। भारतीय कहता है राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है कौन? न्यायपालिका, ऐसा नहीं है, विधायिका रहती है। ऑप्शन 93 का बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 देखते हैं। 94 में कह रहा है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्न में से कौन सा कथन वक्तव्य सही है? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होता है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है। ये सही लग रहा है, विधायिका कार्यपालिका, ऑप्शन सी सही है। इसमें ऑप्शन ई दिया बीपीएससी, क्योंकि ज़्यादा भी सही हो सकता है, जवाबदेह होते हैं कोई। क्या कह रहा है? देखिए, शासन के प्रति सामान्यतः 2 पद्धतियाँ, संसदीय और अध्यक्षीय, तो पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन ई इसमें सही है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही होती है। कहता है भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह? मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, तो ऑप्शन सी सही है, लोकसभा मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। 75 का 3 बताता है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है, और वह है, मंत्रिमंडल एक ही बार प्रयोग हुआ है। देखिए 352, वैसे हम लोग जानते हैं 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? भारत सरकार को तो अटॉर्नी जनरल देगा, आर्टिकल 76 में उसका क्या होता है? नियुक्ति होता है। भारत में महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? विधि मंत्री, ऐसा कुछ नहीं, भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सही है। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में कहता है, उसका डिस्कस करता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? राज्य सरकार, अधिवक्ता होगा। महान्यायवादी केंद्र में होता है, एडवोकेट जनरल, ये भी बिल्कुल सही है। ये भी नहीं है, मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र में महान्यायवादी देता है और उसमें महाधिवक्ता देता है राज्य में। कहता है आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? 1947, 1951, 1956 में हुआ था, जो आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी राज्य बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या कहता है कि लोकसभा का नेता कौन है? लोकसभा का नेता तो वैसे प्रधानमंत्री होता है, हमारा नेता कैसा हो? लोकसभा के नेता जैसा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, लोकसभा के लिए निर्वाचन में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति का न्यूनतम, लोकसभा कह रहा है, लोकसभा में तो 25 होना चाहिए, 21 वर्ष मुखिया बनेगा, वोट देंगे 24 साल में, तो ऑप्शन सी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैसे डिस्कस किया गया 84 के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम जो आयु है एमएलए का 25 वर्ष होना चाहिए, राज्यसभा एमपी का 30 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एमएलसी का भी 30 वर्ष 35 वर्ष होना चाहिए एमएलसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएलए का 30 वर्ष। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम आयु कितना होना चाहिए? तो लोकसभा 25, ऑप्शन सी सही है। 30 वर्ष राज्यसभा, 21 वर्ष मुखिया, 18 साल में वोट, 35 साल का प्रधानमंत्री, 35 साल का राष्ट्रपति। तो वैसे अगर प्रधानमंत्री का पूछा है तो प्रधानमंत्री तो एमएलए और एमपी का होता है, तो अगर प्रधानमंत्री लोकसभा से है तब 25 वर्ष होना चाहिए, अगर वो राज्यसभा से तो मिनिमम 30 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? संसद का सदस्य, अब बताइए कौन सा संसद का सदस्य? अगर ये लोकसभा का है तो तब 25 वर्ष होगा, अगर वो राज्यसभा का होना चाहिए तब वो 30 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का चुनाव कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देगा कब? जब वैध मतों का 103 हो, वैध मतों का 104 वोट प्राप्त करता हो, 104, फिर वैध मतों का 105, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। कहता है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 158 के तहत कि चुनाव में यदि कोई व्यक्ति 1/6 वैध मत प्राप्त नहीं कर पाता है तो वो उम्मीदवारी की जमानत राशि जो जमा करता है वो जमानत खो बैठता है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 में जनगणना पर आधारित है, तब यानी डिफाइन कर दिया था। कब तक बना रहेगा? तो 2026 तक, ये 2026 तक 2026 ये फैक्ट है, इसको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन कब किया गया? तो अभी तो ऊपर पढ़े 1971 ईस्वी में, 2026 तक बना रहेगा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक? तो उत्तर प्रदेश होना चाहिए। इसमें हिमाचल प्रदेश दे दिया है, तो देखिएगा सबसे ज़्यादा विधानसभा में उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैक्सिमम कितना होना चाहिए? मैक्सिमम देखिए जो एमएलए का सीट होना चाहिए, या जो राज्यसभा में, सॉरी राज्यसभा बोलते हैं, मतलब केंद्र राज्य के विधानसभा में, ठीक है, 500 होना चाहिए मिनिमम। कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे जैसे सिक्किम में 34 है और पुदुचेरी में 30 है, तो ऐसा प्रावधान जहाँ पे कम सीट है तो हो सकता है पॉसिबिलिटी उसको कम दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का 2 को मनयन करता है, तो कौन करता है? अल्पसंख्यक नहीं करता, प्रधानमंत्री नहीं करता, उपराष्ट्रपति भी नहीं। कौन करेगा? राष्ट्रपति। वैसे इसको हटा दिया गया, पहले अनुच्छेद था 331 का 2 लोकसभा का आंग्ल को मनोनयन करते थे राष्ट्रपति, लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2009 के द्वारा इसे हटा दिया गया। अब कोई एंग्लो इंडियन नहीं है। एंग्लो इंडियन में कौन आएगा तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों का आरक्षण का प्रावधान है? ऑप्शन 330 अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332 या अनुच्छेद 333। ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 330 110 का ए होगा। 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग किया जा सकता है? लोकसभा राष्ट्रपति के पूर्व विवेक से, प्रधानमंत्री के स्वविवेक से, लोकसभा के नहीं, प्रधानमंत्री ने सिफारिश करेंगे, ऑप्शन डी सही है, तब राष्ट्रपति उसको डिसोल्यूशन करेगा। ये अनुच्छेद 85 में डिस्कस किया गया है कि लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश करे। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति इच्छा अनुसार नहीं करेगा अपना, राष्ट्रपति का इच्छा उतना भंग हो जाता है। अध्यक्ष के अनुसार ऐसा नहीं, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ये बिल्कुल सही, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, मंत्रिपरिषद का नेता मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? देखिए कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र होना चाहिए, जैसे अभी शीतकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र। तो अनुच्छेद 85 कहता है लोकसभा में एक सत्र की बैठक की अंतिम और आगामी सत्र प्रथम बैठक के 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो 6 माह का अधिक अंतर नहीं होगा तो कम से कम वर्ष में 2 बार होना चाहिए, क्योंकि 6 वर्ष में 12 महीना होता है, 6 माह का होता है, तो गैप भी नहीं होगा। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी सही, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीट हैं। देखिएगा मध्य प्रदेश में 40 है, पश्चिम बंगाल में 29, उत्तर प्रदेश में 80 गो सीट है। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन राज्य दूसरे और तीसरे राज्य पर है? लोकसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व की बात करता है। ऑप्शन ए बिहार तथा महाराष्ट्र। बिहार में 40 है और महाराष्ट्र में देखिएगा कितना है, देखिएगा बिहार में 40 सीटें हैं और महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में 80, दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र,
तीसरा स्थान पर बंगाल 42 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब? 1951-52 में, ऑप्शन बी सही है। लोकसभा का पहला आम चुनाव लड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए, प्रत्येक राज्य के लिए बराबर है उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान पर, तो उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने वर्षों के लिए? तो 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। हर 2 साल पर जो है उसमें कुछ सीटें खाली भी होती हैं। राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका विघटन नहीं होता है। ऑप्शन कौन सा? हाँ, ऑप्शन बी सही है, इसका विघटन नहीं होता है, डिसोल्यूशन नहीं होता है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे? बताइए, राज्यसभा को अधिकार है किसी को? राष्ट्रपति को भी नहीं है। ये तो भंग होता ही नहीं है। ऑप्शन डी सही है, ये अस्थाई सदन है, ये भंग होने वाला सदन नहीं है। ऑप्शन कहता है क्वेश्चन 121, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति का मनोनयन? 10, 15, 12, अपना बताइए। ऑप्शन सी सही है, 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अनुच्छेद 80 के तहत कहता है राष्ट्रपति 12, जैसे वो आदमी जिसका मनोनयन हो गया, या तो साहित्य जानता हो, विज्ञान जानता हो, कला जानता हो, समाज सेवा जानता हो और व्यावहारिक ज्ञान का अनुभव। राज्यसभा का चेयरमैन है कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, लोकसभा का, संसद के सभी सदस्यों द्वारा। देखिए, संसद में सभी सदस्य में तो संसद दोनों आ गया, लोकसभा तो ये नहीं होगा, प्रत्यक्ष जनता करता ही नहीं है। लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा का वर्तमान उपाध्यक्ष, तो ये डाटा आउटडेटेड हो गया, क्योंकि अभी ये हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कौन है वर्तमान उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल कितना? अभी तो बताए थे 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? ये नया कथन है। वह दिन जब कोई कार्य नहीं होता, लिमित प्रस्ताव, स्थगन का प्रस्ताव काल। बिल्कुल इसको मान सकते हैं, लेकिन इन्होंने कोई ऑप्शन घटना चक्र नहीं दिया। देखिए इसका क्या सॉल्यूशन देता है। शून्यकाल क्या होता है? देखिए, प्रश्नकाल और सभा पटल पर रखे जाने वाले तत्काल पश्चात तथा किसी कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले समय शून्यकाल माना जाता है। ये लगभग 12 बजे मध्याह्न शुरू होता है। इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल। लोकसभा में शून्यकाल मामले उठाने के सदस्य पूर्वाह्न 10 बजे के पूर्व उस विषय में उठाना चाहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? लेखा परीक्षण, केंद्र राज्य, फिर कहता है नीति या क्रियान्वयन। ये ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 128 में, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? ऑप्शन ए, कार्यकारी विधान पर समिति। ऑप्शन बी, अधीनस्थ विधान पर समिति। ऑप्शन सी, प्रशासनिक विधान पर समिति। ऑप्शन डी, कहता है प्रत्यायोजित विधान पर समिति। तो ऑप्शन बी है अधीनस्थ विधान पर समिति। आम आदमी पार्टी, देखिए अभी फिलहाल इसमें से कोई नहीं होगा, इसलिए कि आम आदमी ना राष्ट्रीय पार्टी बन गया। ऑप्शन बी सही होगा। हाल फिलहाल में इसको दिया गया है राष्ट्रपति पार्टी का दर्जा, और कुछ राष्ट्र पार्टी का दर्जा को छीन भी लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। 108 हमने डिस्कस कर चुके हैं इसको, अब हम हमारे वीडियो में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किए होंगे तो आपको पता चला होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए भाई संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं होता, पहले गलत हो गया। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ये भी अधिवेशन में होता है। संविधान संशोधन में विधेयक को पारित करने के लिए ये थोड़ा मान सकते हैं, क्योंकि विवाद होता है तब संयुक्त अधिवेशन होता है। दोनों सदन को एक साथ बुलाना, लोकसभा का भी सदस्य संसद को और राज्यसभा के भी संसद को, ऐसे विधेयक विचार करने के लिए जिससे उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद होता हो, तो ये सुइटेबल है। बिल्कुल, जब विधेयक पर क्या होता है, मतभेद हो जाता हो, तो ऑप्शन डी दिया है केवल 4 भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 108 के तहत हम तो पहले बता दिए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है हमारा, हम कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान हमारा सुपीरियर है, इससे बड़ा कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जज भी नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं, प्रधानमंत्री। दिल्ली है एक, क्या राज्य? तो दिल्ली नहीं होगा। ऑप्शन एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। अभी हाल फिलहाल में अगर काउंटिंग करें तो हमारे पास 9 गो यूनियन टेरिटरीज है और 28 गो राज्य है। सिक्किम भारत का राज्य कब बना? तो 36वें संविधान संशोधन में बता, तो 36वें या 35वें, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1975 में 36वें संविधान संशोधन के दौरान बिहार में काटकर एक पृथक वन अंचल राज्य बनाया गया। कैसे बनाया होगा? राज्य विधानसभा में कानून पारित करके बताइए
कोई राज्य चाहेगा अपने विधानसभा में पारित करके हमसे कोई पार्ट अलग हो जाए? अपना फादर भी नहीं चाहेगा कि अपना बेटा अलग हो जाए हमसे। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश पारित करके ऐसा कुछ नहीं। और संवैधानिक औपचारिकता समाप्त करके ऐसा भी नहीं। ऑप्शन डी दिया उसमें सही के, देखिए क्या कह रहा है। राज्यों के निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघ संसद का यानी केंद्र को है। बिहार को काटकर जो झारखंड बनाया गया यह संसद क्या होगा? संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया कि अध्यक्ष कौन थे? तो ये वेंकट चलैया थे। अपडेटेड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? लगभग भारतीय संविधान के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑप्शन डी सही है। 37 देते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता सैंक्शन स्ट्रेंथ क्या है? इसमें से किसी को ऑप्शन नहीं दे माना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। ये क्षमता अगर पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो सुप्रीम कोर्ट में जज कितना है, तो अभी फिलहाल 31 जज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ऑप्शन भी सही है। अनुच्छेद 124 का 2 बताता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा और कॉलेजियम की अनुशंसा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 139 नंबर क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति का किसके पास अधिकार है? तो संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बता दिए। ये क्वेश्चन हमने आपको रिपीट कर दिया। कितना होना चाहिए? 65, यानी कि इसकी रिटायरमेंट कितना होना चाहिए? 65 साल में। लेकिन अगर उच्च न्यायालय पूछे तो उच्च न्यायालय का 62 वर्ष हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 साल का कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र लिख देता है, लिखकर किसको देगा? राष्ट्रपति को। तो बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति को ही देगा। कौन सा आर्टिकल में ये डिस्कस है बताइए? आर्टिकल 124 में से लेकर 145 तक आप पढ़ेंगे तो ये संसद से रिलेटेड है। सॉरी, संसद बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट से। न्यायिक पुनर्वालोकन यानी कि रिव्यू कर रहा है का अर्थ होता है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी को प्रकरणों का अंतिम अधिकार प्राप्त होता है, ऐसा नहीं। राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण ऐसा भी कुछ नहीं। उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत समालोचना कर सकता है या किसी राज्य कानून को अवैध घोषित कर सकता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही है। वैसे न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब कोई कानून पारित किया उसको फिर से देखा जा सकता है। फिर कहता है भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? संविधान पर। तो बिल्कुल देखिएगा संविधान पर भी पारित है और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये भी सही है। तो इसको बीपीएससी ने ऑप्शन ई को माना है। हाल फिलहाल में क्वेश्चन में पूछा है क्या? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन था? राज्य सरकार का अभी बताया तो राज्यपाल हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? गवर्नर, राज्यपाल। ऑप्शन बी है। ये 154 के तहत अनुच्छेद 154 में कहा गया है किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो ये प्रधानमंत्री तो नियुक्त नहीं करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। राज्यों की विधायिका में कौन होगा? विधान परिषद, राज्यपाल। थोड़ा सही है। विधानसभा, विधान परिषद थोड़ा भी सही है। विधानसभा लेकिन कंप्लीट नहीं है। विधानसभा, विधान परिषद, जहाँ राज्यपाल भी हो। तो ऑप्शन 140 का 4 स्वीटेबल है। तो बीपीएससी क्या कह रहा है? बीपीएससी हाँ ये भी 4 को माना, ऑप्शन डी सही माना। तो यानी याद रखिएगा विधायिका में जो है राज्यपाल, विधानसभा और विधानसभा के परिषद होते हैं, जहाँ जहाँ राज्य में होता है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा में सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया। ऐसा करने में वो उन अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं जो 172 के तहत है, 175 के तहत है, 175 के 2 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 देखेंगे। भारत में विधान पालिकाओं स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन क्या होता है? तो विधान परिषद होगा। विधान पालिका का परिषद, ऑप्शन ए सही है। और यह 168 के तहत होगा, अनुच्छेद 168। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किसी श्रेणी से चुने नहीं जाते? स्थानीय निकायों से ये चुनते हैं, बिल्कुल ये चुनते हैं। शिक्षक ये भी चुनते हैं, स्नातक ये भी चुनते हैं, लेकिन उद्योगपति ये नहीं चुनते। आपको हम बता दें, देखिए अनुच्छेद 173 का 3 कहता है कि 1/3 सदस्य जो है निकाय के द्वारा चुने गए। 112 सदस्य स्नातक जो रहेंगे टीचर उसके द्वारा। 112 सदस्य किसके द्वारा चुनेंगे? 1/12 3 वर्ष के जो अध्यापन जो रहेंगे टीचर 3 वर्ष से पढ़ा रहेंगे माध्यमिक स्तर पर।
फिर निम्न होना चाहिए 1/3 विधानसभा के सदस्य तथा शेष राज्यपाल के द्वारा नामांकित किए जाते हैं। तो याद रखिए 1/12 1/3 कौन कौन चुनता है, ये हम पढ़ाएंगे फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन कैसे करेंगे, उस राज्य की विधानसभा द्वारा, ऐसा नहीं, केंद्रीय संसद के द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद, यानी किसी सपोज बिहार में विधान परिषद है, इसको विघटन करेगा तो कौन करेगा, केंद्र करेगा, और बनाएगा भी किसके सिफारिश पर, केंद्र। लेकिन राज्यपाल अगर राज्य से पारित करेगा, सिफारिश किसे मानेगा, अप्रूवल किसे मानेगा, केंद्र। हाल फिलहाल में वेस्ट बंगाल चाह रहा था कि हमारे पास विधान परिषद हो जाए, तो पारित करके राज्य से केंद्र सरकार के पास भेजा, केंद्र सरकार ने मना ही कर दिया, तो अभी विधान परिषद वहाँ पर नहीं बना। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है, बिहार में तो है, ऑप्शन डी केवल 4 सही है। तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा कौन कौन में है जहाँ पे विधान परिषद है कुल, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर आंध्र प्रदेश और, तो जैसे एक ट्रिक है, तू टीयू बे म जा कर, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और ये था कौन, जम्मू कश्मीर था, तो जम्मू कश्मीर तो हट गया, और कैसे यार कर्नाटक, 6 राज्य, पहले 7 राज्य थे। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों में कौन सा विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान है, 173 के तत्व विधानसभा का निर्वाचन की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष त्याग देना चाहे, विधानसभा का अध्यक्ष, तो त्याग पत्र किसको देगा, मुख्यमंत्री को नहीं, राज्यपाल को नहीं, उपाध्यक्ष को, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक ही बार 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। यह हाल फिलहाल का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था, करंट अफेयर का न्यूज़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा है, तो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन सी और डी, गुवाहाटी भी और मुंबई में, क्योंकि मुंबई में गोवा आ रहा है, गुवाहाटी में कौन कौन आ रहा है, तो जितना भी अंडमान और निकोबार है गुवाहाटी में आता है। 150। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, याद रखिएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय से एक से अधिक राज्यों के लिए, इसकी असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, जबकि मुंबई के महाराष्ट्र और दादर और नगर हवेली, दमन दीव आते हैं। बाबरी मस्जिद राम भूमि, तो कौन होगा, कौन सा रिट दायर हुआ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष परमादेश या टाइटल या क्षतिपूर्ति या कौन सा कहेंगे, आदेश दे देंगे, परमादेश, ऑप्शन बी सही है। लेकिन इन्होंने कहा कि टाइटल स्वीट, ऑप्शन बी सही मारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 157 क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित, तो 324 होगा, कौन सा 324 है, अनुच्छेद 324, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधान संघीय संसद या राज्य विधान पालिका द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों की प्राथमिकता प्रदान करता, तो ऑप्शन ए 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 159 देखेंगे, 159 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में शिक्षा को बताया गया, हम ऑप्शन पहले भी बताए, कुल 29 विषय हैं राज्य सूची में, ठीक है, उसको हम किसी दिन बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है, तो ऑप्शन ए 280, 269, 268 या अनुच्छेद 265, तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। 161 में कह रहा है, भारत का संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है राज्य के बीच वित्त से, राज्य और केंद्रों के बीच वित्त से, किसके, राज्य, और ऑप्शन बी सही है। और कौन सा अनुच्छेद, 280। योजना आयोग की स्थापना कब होती है, देखिए योजना आयोग की स्थापना तो 15 मार्च 1950, लेकिन क्वेश्चन पूछना था कि नीति आयोग की स्थापना कब होती है, तो 1 जनवरी 2015 होना चाहिए, ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है। योजना आयोग 1950 में। उस राजनीतिक पार्टी का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया था, तो 13वां लोकसभा में कौन, तेलुगु देशम पार्टी, समता पार्टी या तेलुगु जनता पार्टी, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए था उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन, तेलुगु देशम पार्टी का। तो जी ये बाल योगी थे, उन्होंने ही 13वीं लोकसभा का स्पीकर बने थे। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार कौन देता है, राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दल, देखिएगा संसद तो नहीं देगा, राष्ट्रपति भी नहीं देगा, क्षेत्रीय दल तो चुनाव से रिलेटेड है, तो चुनाव देंगे चुनाव आयोग। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। कहता है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है, राजनीतिक दलों के पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, ये सही है। राजनीतिक दल
राजनीति कहता है राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वो है जिसे 4 या 4 से अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो। कुल वोट है, ये भी थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली सही रख रहा है। 1919 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय दल और 14 राजकीय दल। उसको ऑप्शन डी है, चारों ऑप्शन सही है उसमें से, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस वर्ष सरकारीय आयोग केंद्र और राज्यों के बीच संबंध या अधिकार दिया था कि अपना प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट जमा किया था। केंद्र और राज्य के बीच संबंध कैसा होना चाहिए? 1983, 1984, 1985 या 1987? तो ऑप्शन डी सही था। 1987 ईस्वी में उन्होंने रिपोर्ट पेश किए थे केंद्र और राज्य संबंध के बीच। कहता है पंचायत के चुनाव कराने के लिए किसके निर्णय लिया जाता है? केंद्र सरकार कि राज्य सरकार? जिला न्यायाधीश नहीं होगा, चुनाव आयोग नहीं है, तो राज्य सरकार क्या करता है? पंचायत का चुनाव कराता है। अनुच्छेद 40 में पंचायत का जिक्र है। पंचायती राज का विषय किसका? राज्य विषय है, राज्य सूची का विषय, ऑप्शन सी सही होगा। पंचायत राज में 29 कार्यों की सूची है। कितने कार्य? 29 कार्यों। किसके तहत? अनुच्छेद 243 का एच, अनुच्छेद 243 का ई, अनुच्छेद 243 का एफ, अनुच्छेद 243 का जी। तो अनुच्छेद 243 का जी कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं में 29 कार्यों का जिक्र है, यानी कि उसका डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? क्या नहीं है 11वीं अनुसूची में? पुस्तकालय ये है, ईंधन और चारा ये भी है, ग्रामीण खेल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो देखिएगा कौन कौन 29 विषय में देख लेते हैं। पुस्तकालय होगा 11वीं अनुसूची में, पंचायत से संबंधित है। ईंधन है, चारा है, तकनीकी है, प्रशिक्षण हो गया, व्यावसायिक शिक्षा हो गया, कुछ पीने का जल हो गया, ग्रामीण का आवासन हो गया, लघु वन, उपज, मत्स्य उद्योग। इन विषयों पर ग्रामीण खेल अनुसूची में नहीं है। खेल देखने को मिला? नहीं मिला। निम्नलिखित में से किसका निर्णय पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ? पंचायती राज किसके तहत? खाप पंचायत इन्होंने नहीं, जाति पंचायत भी नहीं। ग्राम पंचायत पंचायती राज बलवंत राय मेहता ने 3 स्तर, अशोक मेहता 2 स्तर। पहले बलवंत राय मेहता कमेटी के पहले अशोक मेहता, पहले बलवंत राय मेहता। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत का संगठन, जैसे ही ग्राम पंचायत, अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत का रिलेशन अनुच्छेद 40 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अनुच्छेद पंचायत का गठन करेगा? अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 50 में कहता है पृथक्करण, कहता है न्यायपालिका और भी कोई पार्ट है, विधायिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। सरकारी पंचायत राज प्रणाली की विशेषता क्या है? इनमें से सरकार 3 स्तर की श्रेणी है, ये भी तो विशेषता है। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक विकास करना, ये भी सही है। जिला परिषद, इसके कुछ सांसद होते हैं। जिला परिषद में इसका पंचायती राज में क्या होगा? ये तो सही नहीं है। इसमें कहता है कौन सही, इनमें से क्या विशेषता है? तो इनमें से सभी है, अकॉर्डिंग इसमें से सही है। जिला परिषद, इसके भी क्या है, कुछ संसद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आता है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति। ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। ब्लॉक समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति। ग्राम पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत समिति और जिला परिषद। ऑप्शन डी सही है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? पंचायती राज जो हम बना दिए, इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंदी झगड़ा को बढ़ा देना, ऐसा नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए ग्रामवासियों का प्रशिक्षण देना, ऐसा भी कुछ नहीं है। ग्रामवासियों के लिए शक्ति का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन करना, छोटे छोटे पार्ट में बांट देना ताकि अपना पर्पस, उद्देश्य को खुद पा सके। छोटे छोटे भाग, अपना छोटा छोटा बोलते हैं ना, अपना लक्ष्य को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर दो। तो केंद्र सरकार भी क्या कर दिया? छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर दिया अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। ये छोटा छोटा समूह रहेगा, उसका कुछ टारगेट देगा, तुरंत पालेगा, इसलिए लोकल गवर्नमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 177 देखते हैं कि सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायत राज को पूरे सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। किसकी? स्थानीय जनता की, केंद्र राज्य सरकार की, नौकरशाही की। तो पूरा सहायता स्थानीय जनता ही पंचायती राज में होती है। आपने देखा होगा, मुखिया होगा, वार्ड का मेंबर होगा, समिति होंगे, फिर पंचायत का भी समिति है, फिर प्रखंड का भी समिति है, सरपंच हैं, ये सब है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किसका? शक्तियों का विकेंद्रीकरण करता है, बिल्कुल सही। लोगों की बहुत हिस्सेदारी होती है, सामुदायिक विकास होता है। ऑप्शन डी सही है, सब सही है इसमें। 179 देखते हैं। पंचायती राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में गठन किया गया। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 73वें इसका संशोधन किया गया पंचायती राज में। सुन लीजिए,
पंचायती राज की स्थापना की अनुच्छेद 40 में दी है। आगे चलकर 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से इसे स्वशासन की इकाई के रूप में गठित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन है? तो बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में पंचायती राज समिति के गठन की थी और जिसका उद्देश्य था ग्रामवासियों को शक्तियों का विकेंद्रीकरण। मेहता ने पंचायत को 3 स्तर पर 1977 में अशोक मेहता जी आ जाते हैं, इन्होंने 2 स्तर 1900 रिपोर्ट में पेश करता है। 1985 में एक कमेटी आता है जेवी की राव समिति, ठीक है। 1986 में आता है सिंघवी कमेटी, 1988 में आता है थुंगन कमेटी। एल.एम. सिंघवी समिति ने संवैधानिक दर्जा देने का सिफारिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे पंचायती राज। ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता, बी आर अम्बेडकर तो नहीं होंगे, बलवंत राय मेहता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस तो बलवंत राय मेहता, ऑप्शन ए सही था 181 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का विशिष्ट उद्देश्य नहीं है? स्वायत्ता, ये तो है। लोक सहभागिता, इसमें भी है। स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, तो ये नहीं लगा करके ये कर दिया, तो ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पंचायत राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के कहाँ पे? राजस्थान और डैश में प्रारंभ की, गुजरात में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में या आंध्र प्रदेश में। भाषा के आधार पर पंचायती राज सर्वप्रथम परिवर्तित किया गया। सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान का नागौर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 185। अब बहुत ही कम, लगभग 15 क्वेश्चन बचा, आप लोग ध्यान से रखें। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जिसको इसकी ज़रूरत है घटना चक्र की, बीपीएससी का अपडेटेड अब से अब तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो कौन सा कमेटी? अशोक मेहता समिति कमेटी या अशोक मेहता कमेटी या जीवी के राव? तो अशोक मेहता कमेटी ने ही सिफारिश की थी पंचायत समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? कौन सा अधिकार? सार्वजनिक स्वास्थ्य आता है, स्वच्छता आएगा, जन उपयोगी सेवा आएगा, सार्वजनिक अनुशासन, ये भी रख रखाव आता है। तो उपयुक्त में से एक से सही जग दिख रहा है, तो इन्होंने से कहता है नहीं आता सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव, तो ये ऑप्शन डी दिया है। 63 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? संघ सूची में तो पंचायती राज नहीं होगा, राज्य सूची का एक विषय हो सकता है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं ने स्त्रियों में 50%, बिहार तो 50% दिया है 2006 में, में इसका ऑप्शन डी है 1 2 3 4। उत्तराखंड भी दे दिया है पंचायती राज में, मध्य प्रदेश भी दिया है, हिमाचल प्रदेश, बिहार तो पहले ही दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 189 देखते हैं। 189 कहता है कि किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50%, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 73वें संविधान कानून की वैधानिक शुरुआत किस संवैधानिक संशोधन से शुरू हुई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। त से 73, त से 63, 63वें से, तो इसका ऑप्शन बीपीएससी ने 64 दिया है, ऑप्शन डी होगा, सॉरी 63। 73वें संविधान, इसका शुरुआत 64वें संविधान संशोधन से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक अधिकार दिया गया? कौन सा? 73वां संविधान संशोधन 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का 73वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति का महाभियोग नहीं, 61 में, 73 में नहीं। चुनाव आयोग की नियुक्ति, ऐसा भी नहीं। कहता है शैक्षणिक संस्थान, शिक्षा से कोई जुड़ाव नहीं है। पंचायती राज प्रणाली, ऑप्शन डी सही है। भारत का कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है, यानी पंचायत की शक्ति नहीं है? भूमि सुधार क्रियान्वयन, ये सही है। जैसे न्यायिक पुनर्वीक्षण, जुडिशियल रिव्यू जो करेगा तो सुप्रीम कोर्ट करता है, ये पंचायती राज कहाँ से करेगा? तो यही नहीं है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा में नहीं, केवल राज्यसभा में नहीं, या तो लोकसभा में, किसी भी राज्यसभा में, किसी भी सदन में ला सकते हैं, ऑप्शन सी सही है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन कब? 1951 ईस्वी में, ऑप्शन बी। देखिएगा, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन 1951 में लाया गया था। इस संशोधन में 15(1), अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 1901, 19(1), अनुच्छेद 19(2), 31, 85, 87, 177, 74, 76, 341, 42, 43 में संशोधन किया गया प्रथम संशोधन में। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान संशोधन कहा गया? 42वां,
44वां, 46वां और 45। तो 42वां संविधान 1976 का संशोधन किया गया था, इसको लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। 1973 दिया है। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन है? देखिए इसलिए स्पेसिफिक हो रहा है, बाबा साहेब कालेलकर पिछड़ी जाति आयोग के सभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त होता है? राज्य लोक सेवा, जैसे बीपीएससी हो गया ना, ये बीपीएससी, एसपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग, तो संघ लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष ऐसा भी नहीं है, भारत के राष्ट्रपति के नहीं, फिर क्या कहेंगे, भारत के राज्यपाल, ये बिल्कुल यही उसको हटा सकता है, वो इसको नियुक्ति भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 315 से 323 में जिक्र है, भारत में मतदान करने के लिए जो वीवीपैट का प्रयोग किया था, कौन सी कैटेगरी का मशीन था? एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, भारत के मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट क्या संस्करण था? तो M3 था, ऑप्शन सी सही है उस टाइम में, क्योंकि वीवीपैट को उस टाइम में लाया ही गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है, अब कुछ ही क्वेश्चन बचा रहेगा और 2 या 3 क्वेश्चन। भारत के विपरीत वरीयता क्रम निम्न में से कौन से पहले आता है? ये देखो वरीयता क्रम हम आपको कराएंगे, वैसे मेरा शॉर्ट वीडियो देख लीजिएगा, शॉर्ट वीडियो है। यूपीएससी का अध्यक्ष पहले आएगा, तो क्या या उपचुनाव आएगा, तो कौन सा इसमें से वरीयता अध्यक्ष में कौन पहले आता है? तो इसको बीपीएससी ने ऑप्शन ई माना है, वैसे वरीयता क्रम को हम कराएंगे। देखिए क्या होता है वरीयता क्रम में, टेबल ऑफ, फिर जैसे कि सबसे पहले राष्ट्रपति होता है, सबसे पहले राष्ट्रपति, तब उपराष्ट्रपति, तब प्रधानमंत्री। तो इसमें दिया गया है जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग पहले आएंगे, फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त आएगा, फिर नियंत्रक महाकैग आएगा। समझ में आ रहा है? ये हम कराएंगे आपको अच्छा तरीका से। तो ऑप्शन इज भारतीय संविधान कहता है अनुच्छेद 300 संबंधित है, हाल फिलहाल में क्वेश्चन है, मुकदमे तथा कार्यवाही से ऑप्शन ए सही है। महान्यायवादी में 76 की बात करता है, व्यापार और वाणिज्य का कुछ और, ऑप्शन ए 201 का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुकदमे और वाद कार्यवाही अनुच्छेद 201 में है। अब ये सामान्य भूगोल का क्वेश्चन है, पॉलिटी का, राज्य व्यवस्था का सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कशन के साथ करवा दिया है। आपको वीडियो शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, लाइक करना और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।